जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है विद्यालयपुर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम आज फिर आपके लिए लेकर आ गए हैं महिला सुपरवाइज़र जो भर्ती हो रही है उसके लिए MCQ क्लास। और इस क्लास में हम आज, क्योंकि कल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपसे एक योजना पूछी गई थी, अजय योजना, और उसी अजय योजना की फुल डिटेल इस क्लास में हम लेकर आए हैं। बाकी आपके जो MCQs हैं वो तो हम आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन एक्स्ट्रा में आपके लिए हम इसमें आज अजय योजना की पूरी जानकारी हम देंगे। हो सकता है क्योंकि कल पेपर हुआ था उसमें अजय योजना से संबंधित बहुत से बच्चों को कुछ नहीं पता था और बहुत सारे बच्चे गलत करके आए हैं, तो फिर से वो इस बार आपसे अजय योजना के बारे में और कुछ क्वेश्चंस भी कर सकता है। तो इसलिए हम आपके लिए आज की क्लास में अजय योजना के से संबंधित पूरे फैक्ट्स तो बताएंगे, आपको MCQ आपके तो कराएंगे, लेकिन प्लस हम आपको अजय योजना के बारे में भी पूरी जानकारी देंगे। आज की क्लास में कुछ टीकाकरण से संबंधित कल फिर हमने पूछा था, एनालाइज किया था, तो बच्चों ने बताया था कि MMR टीका फिर से पूछा है और हमने खसरा टीका आपको बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया है। तो आपने बिल्कुल अगर पढ़ के गए होंगे तो बिल्कुल आप अच्छे से करके आ गए होंगे। और भी कुछ हम आपके लिए योजनाएं लेके आए हैं। देखिए, जैसे आपको थंबनेल पे दिख रहा है कि इसमें अब हमने थोड़ी सी योजनाएं अलग प्रकार की डाली हैं, क्योंकि वो डीपली अब पूछने लगे हैं। तो इसलिए आज की जो क्लास है, खासकर 3, 4, 5 अप्रैल और 3 अप्रैल के आज जो पेपर देने जाएंगे वो ज़रूर इस क्लास को पूरा देख कर जाएँ, क्योंकि हो सकता है इस क्लास में से आपको आपके एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन देखने को बिल्कुल आज की शिफ्ट में ही मिल जाएंगे। तो बिल्कुल आप सभी लोग क्लास को पूरा देख कर जाएँ, क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देख के जाएँ, और आपका जो अजय योजना है इसको हम एनालाइज कराएंगे तो आप अच्छे से करिएगा, ठीक है। और क्लास का PDF भी आपको बिल्कुल मिल जाएगा। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से इसकी PDF आपको मिल जाएगी। बस सभी लोग, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास को एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। और कोई मैम, सर या न्यू स्टूडेंट हमसे जुड़े हैं और उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी जो डेली हमारी क्लासेस होती हैं आपका नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट कर देते हैं। और ये जो क्लास रहेगी बिल्कुल आपको समझ पे आधारित क्वेश्चंस भी बहुत सारे करवाए जाएंगे, ताकि आप उसमें समझें और आप अपने हिसाब से आंसर देंगे, ठीक है। चल अब हम क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। आई होप आप सभी लोगों ने क्लास को शेयर ज़रूर कर दिया होगा, क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और आपका जो भी जितने भी लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे उन सभी को पहले हम क्लास स्टार्ट करें, उससे पहले जितने भी लोग 3, 4, 5 और इसके बाद भी एग्ज़ाम देने जाएंगे उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए और आप बहुत अच्छा एग्ज़ाम में करके आए, ठीक है। चलिए अब क्लास स्टार्ट कर देते हैं। आई होप सभी लोगों ने क्लास को शेयर ज़रूर कर दिया होगा। अब देखिए, थोड़ा सा हम जल्दी पूरा ऐसा पढ़ाएंगे नहीं, लेकिन हम मेन आपका जो है वो बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं जो अजय योजना है इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। अजय योजना का ये प्रधानमंत्री अजय योजना जो है इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री जाति अभ्युदय योजना। कौन सी है? प्रधानमंत्री जाति अभ्युदय योजना, ये इसका फुल फॉर्म है किसका? प्रधानमंत्री अजय योजना का। तो हो सकता है आपसे अब किसी फुल फॉर्म ही पूछ ले, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री जाति अभ्युदय योजना इसका फुल फॉर्म है। और ये कौन चलाता है? तो केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय इसको चलाता है, ठीक है। पहला ऑप्शन हमने देख लिए। पहला देखा कि इसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री जाति अभ्युदय योजना, और सरकार इसमें अब देखिए प्रधानमंत्री आधारभूत जाति अभ्युदय योजना, आधारभूत अभ्युदय योजना भी बोल सकता है, ठीक है। इसी को ये एक केंद्रीय वार्षिक योजना होता है। और इसका उद्देश्य देख लीजिए। उद्देश्य भारत में आधारभूत जाति जो SC जाति है उसको नामांकित करने के लिए ये योजना चलाई गई थी, पहला,
ठीक है, पहला पॉइंट है ये चलाई क्यों गई थी, भारत में आधारभूत जो जाति है उनको क्या करना, नामांकित करने के लिए। और इसमें वित्त पोषण पूरा केंद्र सरकार करती है 100%, ठीक है, 100% ही कौन करेगी, वित्त पोषण केंद्र सरकार करती है, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर हम देखें तो ये कब लॉन्च की गई थी, तो ये 2021 में लॉन्च की गई थी। कब की गई थी, 2021 में लॉन्च की गई थी। और ये पूरा डेटा जो है बिल्कुल ऑथेंटिक वेबसाइट से ही लिया गया है, कहीं और से नहीं लिया गया है। तो बिल्कुल आप इस पर विश्वास करके बहुत अच्छे से आप इसको याद कर सकते हैं। बिल्कुल ये पूरा के पूरा आपका ऑथेंटिक डेटा है, ठीक है, उन्हीं PIB से ही हमने लिया है, ठीक है। अच्छा, इसकी घोषणा कौन ने करी थी, सामाजिक एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए इसकी ये योजना लेके आए थे 2021 में। और कौन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत ये चलाई जाती है, ठीक है। फिर जो SC समुदाय के लिए सबसे पहले तो ये देख लीजिए, ये अभ्युदय योजना SC जो अनुसूचित जाति है उसके लिए है, ठीक है। सिंगल किसके लिए है, SC जाति के लिए है। और ये कौन से, ये क्या करता है, कौशल विकास और आय सृजन करने के लिए ये योजना लेकर आए थे, ठीक है। और ये अजय योजना में पात्र कौन होगा, कौन कौन आएंगे, तो जो BPL से नीचे वाले वर्ग जो थे ना SC के, वो इस योजना में आएंगे, ठीक है। और इसमें आर्थिक विकास 50% या उससे अधिक जनसंख्या वाले गांव अनुदान पात्र इसके अंतर्गत होंगे, ठीक है। फिर इसमें और कुछ नहीं करना है, बस इतना ही याद रखना है आपको, और इसके अलावा और उसके कुछ नहीं करना है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और देख लेना कि है ना, इसमें जो इसकी उपलब्धि ये थी कि 2023-24 तक 1260 गाँवों को आदर्श ग्राम घोषित कर दिया गया था इसके ही अंतर्गत। बस आपको देखो इसमें से क्या क्या याद करना है, एक बार हम देखें कि जो है ना इसका फुल फॉर्म, आपको एक बार फुल फॉर्म याद करना है, ठीक है। इसमें से जो मेनली आपके लिए आ सकता है वो सिर्फ इतना है कि सबसे पहले अभ्युदय योजना की आपसे फुल फॉर्म पूछी जाएगी, तो प्रधानमंत्री जाति अभ्युदय योजना है, ठीक है। जाति कौन सी, SC जाति के लिए ये लेकर आए थे। दूसरी चीज़ आपको ये याद करना है कि ये इसका उद्देश्य क्या है, तो जो उद्देश्य है भारत में जो आधारभूत जाति जो SC जाति है उसको नामांकित करना और उसका कौशल विकास करना। फिर तीसरा पॉइंट इसमें देखना है, वित्त पोषित कौन करेगा, तो 100% ही कौन करेगा, केंद्र सरकार इसको वित्त पोषित करेगी, ठीक है, ये चीज़ देख लेना। और फिर इसके अलावा इसके है ना क्या कहते हैं, कब लॉन्च की गई थी, 2021 में लॉन्च की गई थी, ठीक है। आप इसके मेन पॉइंट नोट कर सकते हैं, नहीं तो हमारी PDF तो आपको मिलेगी, वहाँ से इसको आप देख सकते हैं। फिर दूसरा है कि ये कौन चलाता है, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ये योजना चलाई गई थी। और ये सिर्फ किसके लिए चलाई गई थी, तो जो है ना SC समुदाय हैं उनके लिए चलाई गई थी और उनके कौशल विकास एवं आय सृजन के लिए चलाई गई थी, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर देखें तो इसमें इसके लिए पात्र कौन होंगे, तो जो BPL कार्ड वाले होते हैं, इनसे नीचे जो SC वर्ग हैं वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं। और ऐसे जो इनका आर्थिक विकास 50% या उससे अधिक जनसंख्या वाले गांव को इसमें अनुदान दिया जाता है, ठीक है। अजय 3 केंद्रीय अवतरण एक संयुक्त जो इसमें 3 योजनाएं हैं, अजय में कितनी 3 योजनाएं इसके अंतर्गत चलाई जाती हैं, 3 योजनाएं चलाई जाती हैं इसके अंतर्गत। वो 3 योजना के नाम देख लीजिए, एक है आपकी आदर्श ग्राम विकास योजना, ठीक है। और एक कौन सी है, तो इसके अलावा एक और कौन सी है, तो एक और ये है उच्च शिक्षण छात्रों के लिए निर्माण पूर्व में बाबू जगजीवन राम योजना चलाई जाती है इसके अंतर्गत, ठीक है। और यहाँ पर एक योजना इसके अंतर्गत चलाई जाती है, जिला राज्य स्टेम्बर रेलवे में अनुदान सहायता के लिए पूर्व विशेष केंद्रीय सहायता योजना। तो एक कौन सी, पूर्व विशेष केंद्रीय सहायता योजना चलाई जाती है इसके अंतर्गत, ठीक है, विशेष केंद्रीय सहायता योजना चलाई जाती है इसके अंतर्गत। फिर इसके अंतर्गत एक चलाई जाती है आपकी बाबू जगजीवन राम योजना चलाई जाती है इसके अंतर्गत। और एक कौन सी चलाई जाती है, तो एक चलाई जाती है आदर्श ग्राम विकास योजना। तो ये PM अजय योजना के अंतर्गत ये 3 योजनाएं भी चलाई जाती हैं, ठीक है। और इसके अलावा फिर इसमें आपको और कुछ याद नहीं करना है, ये आपका पूरा जो
अजय योजना अभी आई थी आपके कल के एग्ज़ाम में, उसकी पूरी ये डिटेल है, ठीक है। और इसके अंतर्गत 2023-24 तक 1260 ग्रामों को क्या कर दिया, आदर्श ग्राम घोषित कर दिया है। बस सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है। आई होप आपको ये पूरी योजना समझ आ गई होगी। आप सभी लोग बहुत अच्छे से इस योजना को कर लीजिए और इसकी PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। हम उसमें ये PDF दे देंगे, तो एक बार और आप अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है। हो सकता है अजय योजना से आपसे और भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं, ठीक है। तो चलिए अब आप हमारे क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर देते हैं। एक बार सभी लोग क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने आंसर्स लगाते हुए साथ साथ चलिएगा, ठीक है। चल, क्वेश्चन फर्स्ट आ जाता है कि बच्चों को जन्म के समय कौन सा टीका दिया जाता है। बताइए इनमें से कौन सा टीका जो है बच्चों को जन्म के समय दिया जाता है। BCG का टीका, DPT का टीका, खसरा का टीका या फिर चेचक का टीका। तो याद रखें, सबसे पहले देखें चेचक का टीका जो है प्रथम टीका था जो बनाया गया था, प्रथम वैक्सीन थी जो बनाई गई थी, है ना। और खसरा जो है, मैं देखिए MMR का टीका कल ही पूछा गया था, MMR का टीका जो है कल ही पूछा गया था खसरे का। और DPT का टीका जो डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनस के लिए लगाया जाता है। लेकिन जन्म के समय कौन सा टीका लगता है, तो BCG का टीका लगता है। कौन सा लगता है, BCG का टीका जो है जन्म के समय लगता है, ठीक है। और ये BCG का जो टीका है ये कब बनाया गया था, 1921 में बनाया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन कि चिकित्सीय विधिक, पुलिस, काउंसलिंग, आसरा आदि सुविधाएं सरकार द्वारा एक ही केंद्र पर दी जाती हैं। देखिए हमने वो जो अजय योजना है उससे संबंधित और भी आपके लिए थोड़ा सा योजना लिया है, जिसमें आपको थोड़ा सा अगर ये भी आए तो आपको कुछ थोड़ा सा पता हो उसके बारे में, ठीक है। चलिए देखिए, चिकित्सीय, विधिक, पुलिस, काउंसलिंग, आसरा आदि सुविधाएं एक ही केंद्र पर दी जाती हैं। और वो केंद्र कौन सा है, गरिमा केंद्र है, अपराजिता है, नारी है या फिर महिला है। तो याद रखें उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपराजिता में आपको चिकित्सीय सुविधा भी दी जाती है, विधिक सुविधा, पुलिस सुविधा, काउंसलिंग सुविधा, आसरा सुविधा, ये सभी एक ही जगह पर दी जाती हैं और उसका नाम है अपराजिता केंद्र, ठीक है। चलिए ICDS कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, तो ICDS कार्यक्रम जो है 2 अक्टूबर और 1975 में दिया गया था। ये कितनी 6 सुविधाएं देता है, 6 सुविधाएं देता है। कौन कौन सी देता है, रेफरल सुविधा देता है, टीकाकरण देता है, पूरक पोषण देता है, ठीक है, स्वास्थ्य जांच देता है और पूर्व शिक्षा जो विद्यालय शिक्षा देता है और शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी देता है, ठीक है। तो ये 6 सुविधाएं इसके अंतर्गत आती हैं। इसके अंतर्गत आंगनबाड़ी भी चलाई जाती है। आंगनबाड़ी किसके अंतर्गत आती है, तो ये ICDS कार्यक्रम के अंतर्गत ही आती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1975 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सेवा ICDS के लाभार्थियों को प्रदान नहीं की जाती, नहीं पूछा है। तो देखिए रेफरल सेवाएं देता है, बिल्कुल देता है, टीकाकरण देता है, स्वास्थ्य जांच देता है, ठीक है, पूरक पोषण देता है, ठीक है, स्वास्थ्य एवं शिक्षा देता है, ठीक है। इसके अलावा क्या देता है, तो पूर्व विद्यालय शिक्षा, ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा जिसको कहते हैं ये देता है। लेकिन वृद्ध लोगों की सेवा ऐसा कोई इसका काम नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी लोग क्लास को शेयर करते हुए ज़रूर चलिएगा, है ना। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग से निवेदन है कि आप लोग क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का पहला सूचक है। देखिए अगर जैसे आपको पता होगा PEM का फुल फॉर्म भी पूछा था, है ना। प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन इसका फुल फॉर्म होता है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका पहला सूचक क्या होगा, त्वचा में परिवर्तन देखने को, बालों में परिवर्तन, उम्र के अनुसार अधिक वजन या उम्र के अनुसार कम वजन। तो याद रखना प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण जब भी होता है तो उसका पहला सूचक क्या होता है कि उम्र तो बढ़ी लेकिन आपका वजन क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। तो ये इसका क्या है, पहला सूचक होता है किसका, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का। चलिए
क्वासिओरकर टर्म इनके द्वारा दिया गया था। बताइए क्वासिओरकर टर्म किसने दिया था? लुईस पास्चर ने दिया था, जेलिफ ने दिया था, डेविडसन ने दिया था, सिसिली विलियम्स ने दिया था। तो याद रखें सिसिली विलियम्स ने किसने जो क्वासिओरकर रोग जो है ये इसका टर्म्स किसने दिया था? तो सिसिली विलियम्स ने दिया था। और ये किसकी कमी से होता है? तो याद रखना प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है, प्रोटीन की कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से होता है। इसमें पेट वगैरह जो होते हैं वो फूल जाते हैं। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बच्चों में मांसपेशियों को गंभीर रूप से अपक्षय होते देखा जाता है। बताइए कौन सी बीमारी में बच्चों की मांसपेशियाँ जो होता है गंभीर रूप से उनको क्षति पहुंचती है? तो रक्त अल्पता में, अस्थिर सुषिरता में, एनीमिया में या फिर सूखा रोग में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सूखा रोग हो जाएगा। सूखा रोग में बच्चों की मांसपेशियाँ बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से क्षति पहुँचती है और ये सूखा रोग को हम रिकेट्स भी कहते हैं ना, रिकेट्स भी कहते हैं। और ये किससे होता है? तो याद रखें विटामिन डी की कमी से होता है। ये किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए काली खांसी प्राथमिक तौर पर निम्न लोगों का रोग है। बताइए मतलब कि काली खांसी जो होता है, पर्टुसिस जो होता है, निम्न रूप से किन में होता है? नवजात में ज़्यादा देखने को मिलता है, वृद्धों में, बेरी में या फिर वयस्क में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये नवजातों में ज़्यादा देखने को मिलता है। कौन सी? काली खांसी, है ना। निमोनिया, ऐसे रोग जो होते हैं वो किस में होते हैं? ज़्यादातर बच्चों में देखने को मिलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा काली खांसी के लिए? कौन सा? तो याद रखें डीपीटी का टीका लगाया जाता है। काली खांसी के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? डीपीटी का टीका लगाया जाता है। और डीपीटी का टीका एक संयुक्त टीका है, संयुग्मी टीका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग है? बताइए इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग है? रक्त अल्पता, टाइप 2 मधुमेह या कैंसर या फिर तपेदिक? तो संक्रामक रोग इसमें से कौन सा है? टीबी है। ठीक है, कि ये कैसे? तो ये एयर से जो ड्रॉपलेट से फैलने वाला एक रोग होता है। ठीक है, इसके लिए कौन सा टीका लगाते हैं? तो BCG का टीका लगाया जाता है। कौन सा लगाया जाता है? BCG का टीका लगाया जाता है। ठीक है, चल नेक्स्ट देख लेते हैं। बताइए जेनु बलगम परिणाम है। जेनु बलगम किसके कारण से होता है? फ्लोराइड की विषाक्तता के कारण, मैग्नीज की, पोटेशियम की कमी के कारण या आयोडीन की विषाक्तता के कारण? तो जेनु बलगम किसकी कमी है, मतलब कि किसकी विषाक्तता के कारण होता है? तो फ्लोराइड की विषाक्तता के कारण जेनु बलगम होता है। ठीक है, जेनु बलगम किसकी विषाक्तता के कारण होता है? तो वो फ्लोराइड की विषाक्तता के कारण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि धात्री माता को पहले 6 महीने के दौरान अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कितनी? देखिए पहले धात्री माता कौन होती हैं? जो स्तनपान कराने वाली माताएं होती हैं। स्तनपान कराने वाली जो माताएं होती हैं उनको हम धात्री माताएं कहते हैं। ठीक है, माताएं जो होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो धात्री माताएं कहते हैं। और वो पहले 6 महीनों में कितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है? 500, 600, 700 या फिर 800? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? याद रखना 600 कैलोरी प्रतिदिन अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता इनको होती है। ठीक है, चलिए आपको स्पीड में इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएं। ठीक है, तो इसलिए आपको अगर ज़्यादा लगे तो आप स्पीड को कम भी कर सकते हैं। गर्भवती महिलाओं के बीच जो महिलाओं में जो मतली को कम करने के लिए, मतलब उनका जो जी मचलना, सुबह सुबह थोड़ी सिकनेस होना, ये सबको कम किया जा सकता है किसके सेवन से? वसा से भरपूर भोजन को खाकर, मसालेदार भोजन खाकर, छोटे और लगातार भोजन खाकर या फिर अधिक भोजन खाकर। ये पूरे आपके समझ पर आधारित क्वेश्चन हैं, आप इस अपनी समझ के हिसाब से लगा सकते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? छोटे और लगातार भोजन खाकर, है ना। अगर आप वसा युक्त जितना भी खाना खाएंगे तो और जी मचलाएगा, तो ये तो खा ही नहीं सकते। मसालेदार खाना भी नहीं खा सकते और अधिक भोजन खाएंगे तो भी उब के आएंगे। तो छोटे छोटे मतलब कम कम भोजन करें और लगातार बार बार भोजन करें, तो ऐसे आपको आपका जी मचलाना बंद हो सकता है। ठीक है, चल नेक्स्ट देखते हैं इनमें से कौन सा एक संयुक्त टीका है। अभी अगर आपने थोड़ी देर पहले मुझसे सुन लिया होगा तो आप बिल्कुल बता देंगे। हिप का टीका, डीपीटी का टीका, HEPV का या बेरीसेला का। ठीक है, तो बेरीसेला किसके लिए लगता है? तो याद रखें चिकन पॉक्स के लिए लगता है ना, चिकन पॉक्स के लिए
लगता है वेरिसेला का टीका। लेकिन डीपीटी एक क्या है, संयुक्त टीका। डीपीटी एक क्या है, संयुक्त टीका है। ठीक है, चलिए बताइए सबला योजना जो ICDS पर लागू, देखिए एक योजना हम सबला योजना भी आपके लिए लेकर आ गए हैं, बताइए, है ना। एक हमने अजय योजना करा दी आपको, एक अपराजिता करा दिया है, अब ये सबला योजना भी इसमें लेकर आए हैं। बताइए सबला योजना किन के लिए है, स्कूल की उम्र के बच्चों के लिए सबला योजना है, किशोरियों के लिए है, वृद्ध महिलाओं के लिए या कामकाजी महिलाओं के लिए है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, जो किशोरी महिलाएं हैं उनके लिए सबला योजना चलाई जाती है। ठीक है, किसके लिए, किशोरियों के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बताइए लाल रक्त कणिका का जीवन अवधि कितनी होती है। लाल रक्त जो RBCS है, RBCS जो है इनकी जीवन अवधि कितनी होती है, याद रखें 120 दिन होती है। इनकी जीवन अवधि कितनी होती है, 120 दिन होती है। और ये RBCS जो होती हैं ये कहाँ पर, तो बोन मेरो में बनती हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी हड्डियों में बनती है। और इसकी कमी जब हमें प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण हो जाता है तो RBCS की ही कमी होती है हमारे अंदर। ठीक है, डेंगू में प्लेटलेट्स कम होती हैं। ठीक, जिस संक्रमित मच्छर के काटने से मलेरिया मानव से मानव में फैलता है वो कौन सा है। तो याद रखें मादा एनाफ्लीज जो होता है इससे मलेरिया फैलता है। ठीक है, मादा एनाफ्लीज से क्या होता है, तो मलेरिया फैलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बताइए हार्मोन जो स्तनों में LBI को उत्तेजित करता है जिसके परिणाम स्वरूप दूध उत्पादन होता है वे क्या है। बताइए इनमें से कौन सा एक हार्मोन है। इसमें हम आपको हार्मोन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके लिए ले आए। तो बताइए इनमें से कौन सा एक हार्मोन है जो LBI को उत्तेजित करेगा और फिर है ना क्या कहते हैं दूध को मतलब कि उत्पादन करने में मदद करेगा। बताइए, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, देखिए इसमें उत्पादन पूछा है, उत्पादन करने को बोल रहा है वो, ये क्या करता है उत्पादन नहीं करने को बोलता है, ये उत्पादन करने को नहीं बोलता है, ये क्या करता है। आप अगर ऑक्सीटोसिन बोल रहे हैं तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो रहेगा, देखिए प्रोलैक्टिन क्या करता है, ये उत्पादन करने को बोलता है, जबकि ये है ना क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन है ना दूध को निकालने में मदद करता है। उत्पादन मीन्स क्या होता है, बनाने में, है ना, ये बनाने में, ये प्रोलैक्टिन बनाने में मदद करता है, जबकि ऑक्सीटोसिन जो है उसके स्त्राव करने में मदद करेगा। ये क्या करेगा, स्त्राव करने में मदद करेगा। आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, है ना। आप लोग थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग इसको बता देते हैं कि ये क्या करता है, ये बनाने में मदद करता है, ये किसको बनाने में मदद करेगा, जबकि ये ऑक्सीटोसिन जो होता है वो स्त्राव करने में मदद करता है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि गर्भावस्था के दौरान किस पोषक तत्व की आवश्यकता दुगनी हो जाती है। बताइए लौह तत्व की मतलब आयरन की, या फिर प्रोटीन की, या ऊर्जा की, या फिर कैल्शियम की। तो गर्भ अवस्था के दौरान जो दुगनी आवश्यकता हो जाती है वो किसकी हो जाती है, तो वो लौह तत्व मतलब आयरन की कमी देखी जाती है। तो इसलिए आयरन के लिए फोलिक एसिड, आयरन की कमी को दूर करने के लिए फोलिक एसिड की गोलियां दी जाती, किसकी दी जाती, फोलिक एसिड की गोलियां दी जाती हैं। ठीक है, और ये फोलिक एसिड से क्वेश्चन आ चुका है कि एनीमिया की कमी को दूर करने के लिए किसकी गोलियां दी जाती हैं, तो याद रखें फोलिक एसिड की गोलियां दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कुछ सब्जियों में उपस्थित ऑक्जेलेट निम्न में से किसके अपशोषण में बाधक होता है। देखिए जो कुछ सब्जियों में ऑक्जेलेट पाया जाता है वो किस चीज़ को अपशोषण करने में बाधा डालेगा, तो आयरन की को अपशोषित, विटामिन डी, आयोडीन और सोडियम। बताइए, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ABCD में से तो राइट आंसर इसका क्या होगा, आयरन, है ना। कि ये क्या करता है, ऑक्जेलेट जो होता है वो आयरन के अपशोषण में क्या करता है, बाधा डालता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं एक बार सभी लोग क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा उत्पन्न करने वाले 3 पोषक तत्व क्या हैं। देखिए ऊर्जा कौन उत्पन्न करता है, तो याद रखें विटामिन कभी भी ऊर्जा उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है, ऊर्जा से ये सिर्फ प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है। ठीक है, इसमें भी विटामिन है तो ये भी हट जाएगा, और इसमें भी विटामिन है तो ये भी, तो बस बचेगा क्या, बसा, कार्बोज, और कार्बोज मतलब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ये तीनों क्या करते हैं, ऊर्जा उत्पन्न करने में मदद करते हैं। ठीक है,
चल नेक्स्ट देख लेते हैं कि इनमें से किसके निर्माण में लोहा एक आवश्यक तत्व है। बताइए आयरन जो है किसके निर्माण में एक आवश्यक तत्व के रूप में कार्य करता है। तो याद रखें हीमोग्लोबिन के निर्माण में जो है आयरन आवश्यक तत्व के रूप में कार्य करता है। किसके? हीमोग्लोबिन। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि जिस पोषक तत्व के उच्च सेवन से उच्च रक्तचाप का खतरा बढ़ जाता है वो क्या है। देखिए इनमें से किस चीज़ का ज़्यादा सेवन करेंगे तो हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है। तो याद रखें नमक ज़्यादा खाने से हमारा ब्लड प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा हाई हो जाता है। और नमक में क्या होता है तो सोडियम होता है। सोडियम NaCl ही क्या होता है, नमक होता है। तो सोडियम के सेवन से हमारा उच्च रक्तचाप का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है। बताइए खाद का पिरामिड का आधार बनाता है कौन बनाएगा। जो खाद्य पिरामिड होता है उसका आधार कौन बनाएगा। अनाज और दाल बनाएंगी, सब्जी और फल बनाएंगी, शर्करा बनाएगी या फिर मांस और उसके उत्पाद बनाएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सब्जी और फल जो होते हैं खाद्य पिरामिड का क्या बनाती है, आधार बनाती है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सब्जी और फल हो जाएगा। बताइए साबुत अनाज अच्छे स्रोत होते हैं किसके होते हैं। साबुत अनाज जो होते हैं, साबुत अनाज किसके अच्छे स्रोत होते हैं, विटामिन सी के, वसा के या बीटा कैरोटीन के। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, साबुत अनाज जो होते हैं बी मतलब विटामिन बी होता है वो साबुत अनाज से ही मिलता है ना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्वेश्चन कैसे लगे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। जाते समय आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि क्वेश्चन कैसे लगे। जाते जाते सभी लोग क्लास को शेयर करके ज़रूर जाइएगा। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक भी करके जाइएगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा रोज़ शाम को CDP की क्लास चलती है तो आप ज़रूर इसको भी ज्वाइन कीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। और हमने आज अजय योजना के बारे में आपको बताया तो बिल्कुल आप उस पर भी बहुत अच्छे से फोकस कीजिए और PDF हमारे टेलीग्राम से लेकर एक बार और रीड कर लीजिएगा। नहीं तो क्लास को एक बार फिर से देख लीजिएगा तो आपको पूरी अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद साथियों।